दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जहां से कल ख़त्म किए थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल की क्लास में आपने समझा था मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच क्या रिलेशन होता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एंड गवर्नर। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच, यानी मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और साथ में गवर्नर के बीच में क्या संबंध होता है, इस चीज़ को हम समझे थे। और हमने कहा था कि दो चीज़ें हम पैरेलल लेके चल रहे थे। हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो संघीय मंत्रिपरिषद हो, जैसे हम संघीय कार्यपालिका को देखे थे, और स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य की कार्यपालिका को देखे थे। उनके बीच आर्टिकल में क्या संबंध होता है, इस चीज को भी हमने आपको बताने की कोशिश की थी। तो आज भी उसी तरीके से दो चीजें हम साथ में समझेंगे। योग एक को क्या कहा जाता है, यानी एक को कहा जाता है, ध्यान समझिएगा, एक को कहा जाता है कौन सी, तो एक है यूनियन। यूनियन यूनियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी को क्या कहा जाता, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां मिनिस्टर लिख दिए हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी को संघीय मंत्रिपरिषद, या इसी को क्या कहा जाता, इसी को संघीय, इसी को संघीय मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। फिलहाल के लिए गलत लिखा मंत्र परिषद, इसको ऐसे काट लेने के बाद सही क्या होगा, जब मंत्र परिषद हम लिखते हैं तो ये छोटी मात्रा में कन्वर्ट होता है, तो आप लोग भी गलती मत करिएगा। तो हमने आपको क्या कहा, संघीय मंत्र परिषद, संघीय मंत्री परिषद। और इसी के समानांतर राज्यों के स्तर पर भी, अगर हम राज्य के स्तर पर देखें तो राज्यों में भी कौन सी मंत्र परिषद है, तो राज्यों के स्तर पर भी राज्य मंत्र परिषद, राज्य मंत्र परिषद। यहां राज्य का मतलब पूरा भारत को होलिस्टिक रूप में आपको नहीं देखने की जरूरत है। इसका मतलब हुआ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, एक यूनिट के रूप में यहां स्टेट का प्रयोग किया जा रहा है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी को किस नाम से जाना जाता, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जाना जाता। तो दोनों चीज को हम समझेंगे कि आखिरकार इनके लिए संविधान में संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया है। सबसे पहले जब हम संघीय मंत्रिपरिषद, इसे एक और नाम से सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल के नाम से भी कहा जाता है, तो सेंट्रल लिख के आ जाए तब भी कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है, यानी केंद्रीय, इसी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। तो एक हो गया केंद्रीय मंत्रिपरिषद और दूसरी कौन हो गई, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे आप एग्जाम्पल लिखना हो, यूपी हो गया, बिहार हो गया है, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहां पर क्या पाया जाएगा, यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा उसी को कहा जाता राज्य की मंत्रिपरिषद है। क्या कहा जाता है, या उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद भंग हो गई, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद है, बिहार की मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी दो प्रकार के होती हैं। एक केंद्र सरकार के स्तर पे जो मंत्रिपरिषद गठित की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है।
और दूसरी राज्य के स्तर पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया जाता है। तो दो स्तर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, एक होती है संघ के स्तर पे, एक होती राज्य। यहाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मतलब हुआ कि जो केंद्र सरकार के स्तर पर गठित की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा, और ये राज्य सरकार के स्तर पर काम करती है, राज्य सरकार। अब पहले हम समझ लेते हैं कि ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम पहले समझ लेते हैं। पहले किसको समझ लेते हैं? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला प्रश्न यही है कि इसका संवैधानिक प्रावधान कहाँ है? संविधान में कोई आर्टिकल है जहां लिखा गया संवैधानिक प्रावधान? यानी इसके संबंध में संविधान में प्रोविजन क्या किया गया है और कहां किया गया है? संविधान में प्रोविजन कहां किया गया है और क्या किया गया है, इसको हम समझते हैं किस आर्टिकल में। तो एक चीज आपको पता है कि भारत में, पीछे भी इतनी बार हम बोल चुके हैं कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शासन के दो स्तर होते हैं। एक हमने कहा था नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जिसे अलंकारिक या सांकेतिक या डी ज्योर प्रमुख के नाम से जाना जाता है, जो केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति और राज्यों में आपने देखा गवर्नर होता है। लेकिन कार्यपालिका का ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, वास्तविक शक्ति का प्रयोगकर्ता भी अलग से, जो सीधे निर्वाचन के माध्यम से चुन के आता है, और वह प्रधानमंत्री, संघ के स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री होता है। और इसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा शासन व्यवस्था को जो जनादेश मिला है, जनता की आशा आकांक्षाओं व अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसके संबंध में संविधान में भी प्रावधान किया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया गया। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जहां पर संवैधानिक प्रावधान किया गया? तो याद कीजिए, एक आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 74 साफ साफ कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को क्या बोलता है? 74 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद को आप समझ चुके हो, क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ क्या होगी? मिनिस्टर होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका मुखिया एक मंत्रिपरिषद होगी। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? तो कहा गया मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया भारत का पीएम को फिर अंडरलाइन पीएम होगा। पीछे की क्लास में आपने ये भी समझा, जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है?
प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उल्लेख किया गया है। पूछा जाए किस आर्टिकल में किया गया, 74 में किया गया है। आर्टिकल आपसे पूछता है कि किस आर्टिकल में आखिरकार मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया, तो हमने अभी कहा कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख आर्टिकल 74 में है। 74 फर्स्ट क्लास जो है साफ साफ लिखता है कि भारत के राष्ट्रपति को कोई सहायता या कोई सलाह भारत का राष्ट्रपति अपने मन से जब तक मंत्रिपरिषद है तब तक काम नहीं करेगा। वो किसकी सलाह एवं सहायता पे काम करेगा, तो 74 साफ साफ कहता है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता के अनुसार काम करेगा। जो ये मंत्रिपरिषद होगी इसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री जो सलाह देगा राष्ट्रपति को, उसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति काम करेगा। क्लियर हो चुका होगा यहां तक। अब बात ये पीछे भी हम समझे थे क्या मंत्रिपरिषद के द्वारा मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो सहायता एवं सलाह भारत के राष्ट्रपति को दी जाएगी, भारत के राष्ट्रपति को दी जाएगी। भारत के राष्ट्रपति को दी जाएगी, उसे मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। कुछ भी मंत्रिपरिषद सलाह या सहायता दे दे तो क्या राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है, या कुछ हो सकता। तो पहले क्या था, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे बाध्यकारी बनाया गया। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे क्या किया गया, इसे बाध्य किया गया, इसे बाध्यकारी बनाया गया था। यानी पहले 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि हर हालत में मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी सलाह भारत के राष्ट्रपति को दी जाएगी उसमें वो किंतु परंतु कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसी को आगे चल करके इसी में क्या किया गया, इसमें एक और आया, कौन, 44वां संविधान संशोधन। आगे चल करके इसी में यानी एक 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कौन, 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ। इसमें कहा गया पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए वापस, ये पावर 44वें संविधान संशोधन से भारत के राष्ट्रपति को हासिल हुई। तो भारत के राष्ट्रपति को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या सुनिश्चित किया गया, चौलीसवां संविधान संशोधन, पीछे की कहानी समझे हो, दोनों को 4 को ऐड कर दो 8 हो जाएगा, और लास्ट में आप 8 लिखा भी नजर आ रहा होगा। 1978 में 44वां संविधान संशोधन, इस समय पीएम कौन है, ये पीएम इस समय मोरारजी देसाई की सरकार है, मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी जा चुकी है, मोरारजी देसाई की सरकार है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हैं। तो इसी काल में जो ये 44वां संविधान संशोधन से कहा गया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, जो मंत्रिपरिषद के द्वारा अगर कोई सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा
राष्ट्रपति को दी गई सलाह, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं? वापस लौटा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जो मंत्रिपरिषद ने सलाह दी है, एक बार केवल ये 44वें संविधान संशोधन से निश्चित किया गया कि वह पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं, यानी रिकंसिडरेशन के लिए वापस लौटा सकते हैं। रिकंसिडरेशन के लिए क्या कर सकते हैं? रिकंसिडरेशन के लिए वापस लौटा सकते, लेकिन पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार करने के पश्चात अगर कोई जो मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह एवं सहायता है फिर से राष्ट्रपति के पास जाती है, पुनर्विचार के बाद अब राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह एवं सहायता को मानने के लिए बाध्य है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता एवं परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। मानने के लिए बात है। इसका मतलब हुआ अब कोई ऑप्शन नहीं है। किसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के पास एक बार एक मौका दिया गया है। पेन भी गिर गया, क्वेश्चन आएगा। मंत्रिपरिषद, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि एक मौका भारत के राष्ट्रपति के पास है कि वह कोई भी परामर्श, एड एंड एडवाइस राष्ट्रपति को सौंपी गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो एक बार वो क्या रिकंसिडरेशन के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं। मंत्रिपरिषद पे निर्भर करेगा कि वो क्या विचार करती है, कितना उस पर विचार करती है, या बिना विचार किए हुए आप कहेंगे सर, मान लो मंत्रिपरिषद के पास हो गया, जो मंत्रिपरिषद ने पहले जो सहायता में सलाह की थी और उसने बिना किसी छेड़छाड़ के वही सेम सहायता में सलाह फिर से वापस कर दी, तो क्या भारत के राष्ट्रपति अब मानने के लिए बाध्य नहीं है? आंसर है मानने के लिए अब बाध्य है। पुनर्विचार के लिए वापस, अब वो अलग बात है, मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री विचार करें या बिना विचार के ही ज्यों का त्यों अगर कोई भी सहायता में सलाह फिर से देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब भारत के राष्ट्रपति के पास कोई राहत का अब कोई विकल्प नहीं बचा। उन्हें वो सहायता एवं सलाह को क्या करना होगा? मानना ही होगा। उन्हें वो सहायता एवं सलाह को क्या करना होगा? मानना होगा। क्लियर यहां तक? तो ये बात किसमें कही गई है? यानी 74 में। और 74 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी वो किसी भी न्यायालय में, उसकी न्यायालय में कोई ना तो कार्रवाई हो सकती और न ही जांच हो सकती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद के द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सहायता एवं परामर्श सहायता एवं परामर्श की ना तो जांच हो सकती है
ना तो जांच न्यायालय कर सकता है, ना तो जांच न्यायालय कर सकता है, और ना ही और ना ही सुनवाई, और ना ही सुनवाई, यानी न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता। द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट, इसको क्या बोलते हैं? द एडवाइस टेंडर्ड टेंडर्स टू द प्रेसिडेंट, द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द बाय मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल, द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, बाय मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, बाय मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उल्टा क्यों लिख रहे हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, टू द प्रेसिडेंट shall not be क्या कहा गया? shall not be inquired into any court, inquired into एनी कोर्ट, ये बात बोली गई। यानी किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई भी कार्रवाई, कोई भी जांच पड़ताल नहीं की जा सकती, सीधे सीधे मना किया गया है। यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता को आप कह सकते हो कि यहाँ पर न्यायालय का हस्तक्षेप मंत्रिपरिषद के मामले में, न्यायालय का हस्तक्षेप ना हो, मंत्रिपरिषद स्वतंत्र रूप से काम कर सके, इसकी स्थापना करने की कोशिश की गई है। तो ये मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या प्रोविजन किया गया? हमने कहा पहला कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद, सामान्य स्थिति में मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सहायता एवं सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। फिर हमने दूसरा पॉइंट कहा कि चाहे तो भारत का राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद के द्वारा सहायता एवं सलाह दी गई है उसको एक बार परामर्श के लिए लौटा सकता है, रिकंसीडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता, लेकिन दोबारा, यानी कोई प्रस्ताव भेजा गया था, कोई सलाह सहायता भेजी गई थी मंत्रिपरिषद के द्वारा, किसको? भारत के राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास फिर से वापस कर दिए। मंत्रिपरिषद ने हो सकता परिवर्तन करके कुछ दूसरी सहायता एवं सलाह दे, कुछ और, तो जो परिवर्तन करके सहायता एवं सलाह, यानी पुनर्विचार के लिए अब जो सहायता एवं सलाह दी जाएगी मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को, अब राष्ट्रपति के पास हमने कहा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि उस मानना ही पड़ेगा। और ये बात किसमें कही गई? ये बात कही गई 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन सा? इस संदर्भ में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से तय किया गया। फिर आगे हमने कहा किसी 74 में लिखा गया कि मंत्रिपरिषद ने क्या सहायता, क्या परामर्श दिया है, क्या सलाह दिया है महामहिम भारत के राष्ट्रपति को, उस संदर्भ में कोई भी जांच पड़ताल न्यायालय नहीं कर सकता है। ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 75। 75 में मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या उल्लेख किया गया है? तो आगे लिखिए अनुच्छेद 75। इसको भी अच्छे समझते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 75, इसके कई पार्ट हैं। 75 1 2 3 4 5 कई पार्ट हैं, 6-7 पार्ट हैं। तो 75 1
यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं यहां पर यानी अनुच्छेद 75 क्लाज, जो बाद में लिखा जाता है इसको क्लाज बोलते हैं। 75(1) क्लाज में 75(1) में समान मंत्रियों की नियुक्ति की बात की गई। इसमें क्या कहा गया कि पीएम की नियुक्ति, पीएम नियुक्त किया जाता है, चुनाव सांसद के रूप में जीतता है। पीएम की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति, और यहां राष्ट्रपति को अंडरलाइन कर लो, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो मंत्रिपरिषद बनती, मंत्रियों से मिलकर बनती है मंत्रिपरिषद। तो आगे क्या लिखा गया कि पीएम की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और पीएम राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी जान चुके हो। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, पद धारण करता है। इसी में कहा गया प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया। अब प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। यहां ये समझिए, यानी एक मंत्रिपरिषद बन कैसे रहे, प्रधानमंत्री आ चुका, अब उसके अन्य मंत्री चाहिए, तो अन्य मंत्रियों की लिस्ट कौन बताता है, कुल मिला के भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बताता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीएम की सलाह पर, ये इसी में है 75 क्लाज 1 में, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। यानी मंत्रिपरिषद बन चुकी है, मंत्रिपरिषद का मतलब मंत्री, और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। तो मंत्रिपरिषद कैसे बनी, हमने क्या बताया आपको, देखो भैया ये है प्रेसिडेंट ने किसको नियुक्त किया, पीएम को, पीएम ने फिर क्या दिया, सलाह राष्ट्रपति को, क्या करने के लिए, तो ये छोटे छोटे बहुत सारे मंत्री हैं, ये सब, इन मंत्रियों को नियुक्त करे, और इन मंत्रियों की, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति फिर कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति। और जब ये प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री आपस में मिल जाते हैं, यानी ये, तो इससे क्या निर्मित हो जाता है, इसी को कहा जाता है प्रधानमंत्री, जिनमें कई अन्य मंत्री शामिल हैं। तो इससे भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का निर्माण हो चुका है। तो इसी को क्या कहा जाता, मंत्रिपरिषद। तो ये मंत्रिपरिषद का निर्माण किस अनुच्छेद में है, तो 75 क्लाज 1 में है। ध्यान दीजिएगा, जो हमने पीछे भी बताया, अन्य मंत्री होते हैं, ये भी राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते, और यहां तक कि अन्य मंत्रियों की तलवार हमेशा प्रधानमंत्री पर लटकी होती है, क्योंकि अन्य किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा भारत का राष्ट्रपति कभी भी उसके पद से हटा सकता है। अब आपके मन में भी ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिरकार जो ये मंत्री होंगे, ये नरमुंडे मंत्री और प्रधानमंत्री, इन सबको, ये इनकी संख्या कितनी होगी।
कुछ भी हो सकती है। कितने मंत्री बनाए जा सकते, तो ध्यान दीजिएगा, मंत्रियों की जो मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ, ये बोला गया आगे अनुच्छेद 75 सब क्लास 2 क्या कहता है कि पहले कुछ भी हो सकता था, मंत्रियों की कोई संख्या सीमित नहीं थी। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ये कितनी हो सकती है? क्या बताया गया? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कहा गया जिसमें पीएम भी शामिल है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब हुआ कि इसमें पीएम प्लस अदर मिनिस्टर, इन सबको शामिल किया जाता, अदर मिनिस्टर। जिसमें पीएम भी शामिल है, और इसमें पीएम शामिल है तो इसमें मैक्सिमम कितनी इनकी हो सकती? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का, सदन की कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा, सदन मतलब यहां है लोकसभा, यहां लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की लोकसभा की, लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ का, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का, जितनी स्ट्रेंथ है लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का, यानी कुल संख्या जितनी लोकसभा की है 15% से ज्यादा नहीं होगी। यानी मैक्सिमम आप 15% कर सकते हो, 15% से ज्यादा नहीं होगी। जैसे अब इस समय कितनी है लोकसभा में स्ट्रेंथ, अगर हम बात करें आज के संदर्भ में लोकसभा का हम स्ट्रेंथ देखें तो 543, इसका निकाल लो 15% बटा 100, तो 15 तियां 45, 15 चौके 60 और 4 64, 6 15 पचे 75, 75 और 6 75 और 6 81 बटा 100, तो कितना आ गया 81.45। यानी आज के संदर्भ में देखिए तो मैक्सिमम जो मंत्री हो सकते हैं वो 81 हो सकते हैं। वर्तमान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है, जितनी होगी टोटल स्ट्रेंथ। टोटल जितनी स्ट्रेंथ होगी वो टोटल स्ट्रेंथ का कितना होगा? 15% होगा। ये बात जो ये 15% वाली है, इसको 15% ये होगी, यानी नंबर ऑफ टोटल मिनिस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ये कितनी होगी? तो हमने कहा लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ का, लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ का टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं। और ये बात किस संविधान संशोधन से शामिल की गई है? ये बात की गई 91, 91वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 2003। 91 संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में इसे शामिल किया गया है।
ठीक, तो अभी तक आपने समझ लिया। और याद ध्यान दीजिएगा, ये टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर का मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की संख्या, प्रधानमंत्री भी शामिल है, मंत्रियों की संख्या, यानी इसका मतलब हुआ 15% की स्ट्रेंथ में, इसका मतलब क्या हुआ, 15% की स्ट्रेंथ में मंत्री भी शामिल है। 15% की टोटल स्ट्रेंथ में, कोई ये ना कहने लगे कि 15% में पीएम नहीं शामिल है, स्ट्रेंथ में पीएम भी शामिल है, पीएम भी शामिल है, पीएम भी शामिल है। 15% की टोटल स्ट्रेंथ में कौन शामिल है, पीएम को भी शामिल किया जाता है। तो ये था आपका 75 का क्लाज नंबर 2। इसके आगे देखते हैं, अगला है अनुच्छेद 75 क्लाज नंबर 3। 75 क्लाज नंबर 3 में क्या लिखा गया, इसे भी 91 संविधान संशोधन से, देखो अगर कोई व्यक्ति जो चुनाव जीत के आया है, ठीक, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी हाउस का हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, 75 इसमें समझिएगा, यानी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, इसका मतलब हुआ दोनों सदनों में से किसी का व्यक्ति, दोनों सदन जो हैं, दोनों सदनों में से, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का व्यक्ति, सदन का कोई सदस्य, कोई भी सदस्य हो सकता है। दो सदन का मतलब हुआ लोकसभा और यहां राज्यसभा से है। अगर यह लोकसभा राज्यसभा इन दोनों सदनों में यह क्या हो जाता है, डिसक्वालीफाइड, क्यों यू ए डिसक्वालीफाइड हो जाता है, यानी निरर्ह, ये क्या हो जाता है, निरर्ह, या इसे बोलते अयोग्य, उसका चुनाव रद्द कर दिया गया, डिसक्वालीफाइड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी अयोग्य हो जाएगा। क्या बोला गया, मंत्री बनने से भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रि परिषद के सदस्य से भी अयोग्य हो जाएगा, मंत्रि परिषद के की सदस्यता से भी, सदस्यता से भी अयोग्य घोषित हो जाएगा, यानी अब मंत्री भी नहीं रह सकता। तो ये दोनों सदनों का मतलब किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी भी दल से, ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी दल से हो सकता है, किसी भी इससे हो सकता, किसी भी दल से हो सकता है। ये बात समझ में आ गई, यानी मंत्री वाला पद भी गया, वहां सांसद खत्म, लोकसभा राज्यसभा दोनों में सांसद होना चाहिए, साथ साथ दोनों होता है। अगर आपका वहां पर गए तो मंत्री वाला पत्ता अपने आप साफ हो जाएगा। और ये बात जो ये बताए हैं आपको, ये किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, उसके माध्यम से इस बात को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताएं। यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या?
इसका मतलब है कि आप मंत्री तभी तक बने रह सकते हो, मंत्री तभी तक आप बने रह सकते हो यदि आप सांसद भी साथ साथ रहो। सांसद के पद से गए, लोकसभा या राज्यसभा से अगर अयोग्य हो गए, डिस्क्वालिफाइड हो गए, तो आपका उसी दिन से पत्ता मंत्री के पद से भी समाप्त हो जाएगा। और हमने बताया था सांसद के सदस्यों की योग्यता निर्योग्यता डिस्क्वालिफिकेशन को कौन निर्धारित करता है, तो यहां गलती मत करिएगा, निर्वाचन आयोग नहीं निर्धारित करता। निर्धारित करने की पावर एक किसको दी गई है, तो हमने कहा था भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन निर्हरता को कौन निर्धारित करता है, तो ये इलेक्शन कमीशन से भारत का राष्ट्रपति सलाह लेता है, लेकिन संघीय स्तर पे ये पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो यहां डिस्क्वालिफिकेशन की पावर एक किसके है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो आप गनगना के अपना कुछ लगा दो, तो वो आप मत करिएगा, नहीं क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां तक क्लियर। तो ये था हमने कौन सा डिस्कस किया, ये 75 का तीसरा पॉइंट। 75 के 4 में कहा गया जितने भी मिनिस्टर्स हैं, देखो अगला अनुच्छेद 75(4) क्या कहता है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, ऑल मिनिस्टर्स, सभी मंत्री, और सभी मंत्री बोले तो प्रधानमंत्री भी शामिल, जिसमें पीएम, जिसमें क्या है पीएम भी शामिल है। सभी मंत्री ऑल मिनिस्टर्स राष्ट्रपति का कौन सा पद, प्रसाद पर्यंत, कौन सा पद, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, जिसे ऑफिस ऑफ प्लीजर के नाम से जाना जाता है। ऑफिस ऑफ किस नाम से जाना जाता, ऑफिस ऑफ प्लीजर, प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति की, हम बताए थे प्रधानमंत्री के मामले में ऐसा नहीं है कि जब तक वो चाहेंगे तब तक ही पद पे बना रहेगा प्रधानमंत्री, उसका व्यवहारिक भी कल आपको बताए थे। तो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। पद धारण करते हैं, यानी मंत्रियों को हटाने की पावर किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। मंत्रियों को हटाने की पावर, मंत्रियों को पद से हटाने, व्यवहार में नहीं होती लेकिन संविधान में हटाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। और भारत के राष्ट्रपति के पास है, इसका मतलब हुआ मंत्रियों को त्यागपत्र देना हुआ। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र भी देते हैं मंत्री, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंत्रिपरिषद। अब जो आने वाला है ये है 75 का क्लाज नंबर 5। 75(5) क्लाज नंबर 5, 75(5) क्या कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या लोकसभा पर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 75(5) क्या लिखाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद।
सामूहिक रूप से जो ये मंत्र परिषद होगी, सामूहिक रूप से इसको बोलते हैं कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से मंत्र परिषद के प्रति जिम्मेदार होती है। सॉरी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या होता है? ये समझ में नहीं आया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी का मतलब क्या है? यहां अंडरलाइन करिएगा और यहां पर ये शब्द अंडरलाइन करिएगा, मंत्र परिषद। यहां मंत्र मंडल शब्द का प्रयोग ध्यान दें, नोट, और नोट डाल के क्या लिखे कि कैबिनेट या संसद, ये शब्द लिखे जाए कि ये किसके प्रति होती है? लोकसभा प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। ये स्टेटमेंट गलत होगा। या फिर ये लिखा जाए कि जो मंत्र परिषद या कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है, तो भी यह स्टेटमेंट तो भी यह स्टेटमेंट गलत होगा। समझ रहे हो? तो भी यह स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट क्या है? गलत होगा। तो आप पूछेंगे कि सही स्टेटमेंट क्या है? अब आइए, सही कथन। सही कथन क्या होगा? अगर सही स्टेटमेंट की हम बात करते हैं कि संदर्भ में सही कथन क्या है? सही कथन है कि मंत्र परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्र परिषद, सही स्टेटमेंट क्या है? मंत्र परिषद जिसे काउंसिल, ये बिल्कुल सब दिमाग में बैठा लेना है, इसके अलावा कुछ भी लिखे गलत होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्र परिषद, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो शुरू में लिखे थे, सामूहिक रूप से लोकसभा। इसके अलावा लोकसभा के अलावा कुछ भी लिखा जाए तो सब कुछ जो भी लिखा जाए वो गलत होगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। के प्रति उत्तरदायी। आप कहेंगे सर ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी शब्द लिखा गया, इसका मतलब समझाइएगा, मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
यानी सामूहिक रूप से उत्तरदायी शब्द का मतलब क्या है, इसे क्या माना जाए? सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब क्या माना जाए? तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब हुआ, सामूहिक रूप से उत्तरदायी, इसका मतलब हुआ कि यदि पीएम त्याग पत्र दे दें या पीएम मंत्रिपरिषद को या मंत्रिपरिषद को या पीएम मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति से अनुशंसा करें, यानी कहें, अनुशंसा का मतलब कहें, तो ऐसी कंडीशन में पूरा मंत्रिपरिषद भंग होगा। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं बचेगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग होगा। ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद, सब मंत्री खत्म, संपूर्ण मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग होगी। यानी प्रधानमंत्री पर सब कुछ डिपेंड करता है, और इसीलिए कहा जाता है भारत का प्रधानमंत्री इतना पावरफुल है, जो चाहे वो कर सकता है। भारत का इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है, अकेले के दम पर पूरे के पूरे मंत्रियों को कठपुतली की तरह चाहे तो नचा सकता है। क्यों? क्योंकि उसी के पास सारी पावर है। मंत्रियों को जिंदा रहना है तो क्या करना होगा? प्रधानमंत्री की आज्ञा का पालन करना होगा। नहीं, प्रधानमंत्री अगर क्या हुआ, रिसाया, और एक ही रिसाते ही अगर त्यागपत्र दे दिया या राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री को बर्खास्त भी करा सकता, ये भी पावर आपने कल देखा था। तो अगर प्रधानमंत्री मूड में आया, त्यागपत्र दिया, तो कोई भी मंत्री जिंदा नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एक लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपका हो गया अगला पॉइंट। इसी में अगला लिखिए, भाई मंत्री हैं तो इनको कौन होता? तो राष्ट्रपति के द्वारा सभी मंत्रियों को, यानी मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और गोपनीयता, राष्ट्रपति, ये अगला है 75, किसमें था? अनुच्छेद 75(5) हो चुका है 75(6). पचहत्तर 6 क्या लिखता है? 75(6) लिखता है कि मंत्री को जितने भी मंत्री हैं शपथ एवं गोपनीयता कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये शपथ व गोपनीयता दिलाई जाती है। इसी में आगे अनुच्छेद 75, इसमें कई हैं, 75(6), 75(7), 75(7)
75(7) में क्या लिखा गया? 75(7) में लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति को जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, पीछे भी समझे थे, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो क्या उसे मंत्री के रूप में पद ग्रहण नहीं किया जा सकता? तो आंसर है यस। यदि कोई सदस्य, कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है, किसी का भी सदस्य नहीं है, तो भी उसे मंत्री बनाया, तो भी उसे पीएम या अन्य कोई मंत्री, कोई भी मंत्री हो सकता है, अन्य कोई भी मंत्री बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता। 6 माह है, लेकिन शर्त है 6 माह के अंदर उसे सदस्यता लेना होगा। 6 माह के लिए, अगर 6 महीने के अंदर लोकसभा व राज्यसभा किसी की भी सदस्यता नहीं ले पाता है, लोकसभा और राज्यसभा किसी की भी सदस्यता नहीं ले पाता है, सदस्यता नहीं ले पाता है, तो अगर सदस्यता नहीं ले पाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? सदस्यता नहीं लेने की स्थिति में उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, फिर भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। तो आगे प्रधानमंत्री के रूप में या अन्य किसी मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में या कोई अन्य मंत्री के रूप में आप अपनी सेवा को आगे जारी रखना चाहते हैं, तो इसका एक ही उपचार है। वो उपचार क्या है? आपको हर हालत में क्या करना होगा? राधे राधे कहना होगा। ब्रज में रहना है तो राधे राधे कहना होगा। तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री की इच्छा पर आपको सब कुछ निर्भर करेगा। अगर कोई मंत्री ठान ले कि हमें प्रधानमंत्री के विरुद्ध जाना, तो क्या जा सकता है? आंसर है त्याग पत्र देके जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मंत्री के रूप में साथ में रहना है तो प्रधानमंत्री को की सलाह सहायता जो भी प्रधानमंत्री कहेगा उसे मानना ही होगा, क्योंकि उसी के हाथ में आपकी चाबी है। अगर वो त्यागपत्र दिया तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगा। लास्ट में हमने कहा कि क्या कुछ जो चुनाव अभी तक कोई व्यक्ति नहीं जीता है उसको प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता? आंसर है हाँ, 6 माह के लिए बनाया जा सकता है। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए बनाया जा सकता, लेकिन 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी न किसी एक सदन की सदस्यता, मेंबरशिप ले लेनी होगी। अगर वो 6 माह के अंदर भी मेंबरशिप नहीं ले पाता है तो ऐसी कंडीशन में आगे वह मंत्री नहीं रह पाएगा, उसे भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि उसी के द्वारा उसे नियुक्त किया गया है। सबसे लास्ट यह है आपका 75(8). कौन सा अनुच्छेद अगला है? अगला है अनुच्छेद 75(8). इस 75(8) में क्या बोला गया? इस अनुच्छेद 75(8) में क्या बोला गया? अनुच्छेद 75(8) बोलता है, क्या बोलता है कि वेतन भत्ते, मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद तय करेगी। 75(8) में क्या लिखा? कितना इनका वेतन भत्ता मिलेगा? तो इसमें लिखा गया मंत्रियों के वेतन भत्ते, वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा? संसद। यहां राष्ट्रपति नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लो। किसके द्वारा ये तय किए जाते हैं? इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये किए जाते हैं तय संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो समय समय पर भारत की पार्लियामेंट संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद के द्वारा
निर्धारित किया जाता है। संसद जितना निर्धारित करती है उतना होता, संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत की संसद निर्धारित करती है कि उनका वेतन भत्ता पेंशन कितना होना चाहिए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है। राष्ट्रपति केवल किसका निर्धारित करता है? महान्यायवादी का। नोट डाल के लिख लीजिए, राष्ट्रपति महान्यायवादी का निर्धारित करता है। महान्यायवादी का रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा उसको? रिम्यूनरेशन पारितोषिक इसी को कहा जाता है। रिम्यूनरेशन पारितोषिक। महान्यायवादी का पारितोषिक रिम्यूनरेशन निर्धारित करता है। तो ये गलती यहां होती है, तो ये गलती मत करिएगा। क्लियर? तो ये आज का आपका एक सेक्शन आपका क्या हुआ? मंत्रिपरिषद वाला समाप्त हुआ। कल इसके आगे हम समझेंगे इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और कलेक्टिवली रिस्पांसिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व को हम समझेंगे। और इस प्रकार कल आपका ये टॉपिक और इसी पैरेलल हम वहां पर भी कर लेंगे स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।